साल है 1498। सोचिए, अरब सागर में लहरों के बीच एक जहाज है, वो आगे बढ़ रहा है भारत के तट की तरफ। इस जहाज पर है वास्को डी गामा। और ये सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर का पहला पन्ना था जो अगले 400 साल तक चलना था। बिल्कुल। और आज हम इसी मोड़ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। हाँ। हमें जो स्रोत मिले हैं वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ मसालों की खोज भर नहीं थी। ये तो दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने वाली एक बड़ी हलचल की आहट थी एक तरह से। सही बात है। तो आज इस चर्चा का मकसद भी यही है कि हम मिलकर समझें कि आखिर ये यूरोप से लोग भारत आए क्यों, क्या वजह थी और कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने उन्हें इतने मुश्किल समुद्री रास्ते, वो भी इतने खतरनाक, उनको तलाशने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और जब वो यहाँ पहुंचे तो शुरुआती कदम कैसे थे उनके? देखिए, उस दौर में जैसा आपने कहा, भारत की शोहरत तो थी ही, सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, सुना है। और यूरोप की नजरें यहाँ के मसालों पर, बेशकीमती सामान पर, व्यापार की जो संभावनाएं थीं उन पर टिकी थीं। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा। इसमें सत्ता की भूख भी थी, अपना धर्म फैलाने का जज्बा था और अपनी धाक जमाने की इच्छा वो भी बहुत थी। तो फिर सबसे पहला सवाल तो यही आता है मेरे मन में कि आखिर भारत ही क्यों, और जमीन के रास्ते क्यों नहीं? समुद्र का इतना जोखिम भरा रास्ता ही क्यों चुना उन्होंने? अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 14वीं-15वीं सदी के यूरोप में ओके। वो एक बड़ा दिलचस्प दौर था जिसे पुनर्जागरण या रेनेसा कहते हैं। हाँ, रेनेसा। हाँ, मध्य युग की जो जकड़न थी वो ढीली पड़ रही थी। चर्च के जो पुराने नियम थे उनसे आगे बढ़कर लोग अब विज्ञान, कला और दुनिया को जानने समझने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। एक नई सोच, एक नई ऊर्जा सी थी हवा में। अच्छा, यानी माहौल बदल रहा था, लोग सवाल पूछ रहे थे, नई चीजें आजमाना चाह रहे थे, और इस सोच के साथ साथ क्या टेक्नोलॉजी भी, तकनीक भी बदल रही थी? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बिना बेहतर जहाजों और दिशा जानने के तरीकों के ये सफर तो नामुमकिन ही लगते हैं। बिल्कुल सही। यही वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी भी करवट ले रही थी। वो जो दिशा बताने वाला यंत्र है, कंपास। हाँ, कंपास। वो पहले से बेहतर हो गया था। जहाज बनाने की तकनीक में सुधार हो रहा था। ऐसे जहाज बन रहे थे जो खुले समंदर की लहरें झेल सके, लंबी दूरी तय कर सके। समुद्री नक्शे भी वो पहले से ज्यादा सटीक हो रहे थे। तो इन सब तकनीकी सुधारों ने मिलकर उन यात्राओं का रास्ता खोला जो पहले शायद कल्पना से भी परे लगती थी। ठीक है, तो नई सोच थी, नई तकनीक भी आ गई थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए कोई बहुत ठोस वजह तो होनी ही चाहिए ना? हाँ, थी। ऐसा क्या हुआ कि समुद्री रास्ता खोजना एकदम जरूरत बन गया उनके लिए? वो ठोस वजह थी व्यापार का जो पुराना रास्ता था उसका बंद हो जाना। अच्छा। भारत और यूरोप के बीच मसाले और दूसरे सामान का व्यापार तो सदियों से चल रहा था, लेकिन ज्यादातर जमीन के रास्ते होता था। हाँ, सिल्क रूट वगैरह। हाँ, बिल्कुल। अब इस रास्ते के एक बहुत अहम पड़ाव कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, हाँ। उस पर 1453 में ऑटोमन तुर्कों का कब्जा हो गया। ओके, 1453। जी। और इससे हुआ ये कि यूरोप के जो पश्चिमी देश थे जैसे पुर्तगाल और स्पेन, उनके लिए भारत से सीधा व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया, लगभग नामुमकिन सा। जो पुराना भरोसेमंद रास्ता था उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कंट्रोल हो गया। और मैंने ये भी सुना है कि भूमध्य सागर वाला जो रूट था उस पर इटली के शहरों का दबदबा था। एकदम सही। जमीनी रास्ता तुर्कों के हाथ में चला गया और उधर भूमध्य सागर के समुद्री व्यापार पर वेनिस और जेनोआ जैसे जो इटली के अमीर शहर थे, हाँ। उनका कब्जा था। ये शहर अरब व्यापारियों के साथ मिलकर मसालों का व्यापार करते थे और बहुत भारी मुनाफा कमाते थे। अच्छा। तो पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश जो अटलांटिक महासागर के किनारे पर थे, वो इस लुक्रेटिव ट्रेड से लगभग बाहरी थे। समझ गया। उन्हें भारत के धन और मसालों तक पहुंचने के लिए इन बिचौलियों को हटाकर अपना सीधा रास्ता चाहिए ही था। और कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने इस जरूरत को और तेज कर दिया। उन्हें अब हर हाल में एक नया समुद्री रास्ता खोजना ही था। और इस खोज की रेस में सबसे आगे कौन निकला फिर? किसने ये बीड़ा उठाया सबसे पहले? इस मामले में पुर्तगाल ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोश दिखाया। पुर्तगाल? हाँ। वहाँ के एक राजकुमार थे, प्रिंस हेनरी।
उन्हें इतिहास में द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। नाम तो सुना है। हाँ, वो खुद तो लंबी यात्राओं पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने समुद्री खोजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। नाविकों को ट्रेनिंग दिलवाई, जहाजों पर पैसा लगाया, नक्शे बनवाए। उनका एक जुनून सा था कि पुर्तगाल दुनिया के समुद्री रास्तों का बादशाह बने। अच्छा, तो ये द नेविगेटर की वजह से पुर्तगाल आगे निकला। क्या उन्हें इस काम के लिए कोई बड़ी मान्यता या अधिकार, अथॉरिटी टाइप कुछ मिला था? हाँ, मिला था। 1454 में उस समय के जो पोप थे, निकोलस पंचम, उन्होंने एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया था जिसे पैपल बुल कहते हैं। पैपल बुल। हाँ, इसके जरिए पोप ने पुर्तगाल को ये अधिकार दिया कि वो अफ्रीका के तटों के आगे बढ़कर नए इलाके खोज सकता है, वहाँ व्यापार कर सकता है और हाँ, ईसाई धर्म का प्रचार भी कर सकता है। ओह, अच्छा। तो ये एक तरह से पुर्तगाल के लिए इन खोज अभियानों का ऑफिशियल लाइसेंस बन गया। इसने उन्हें एक नैतिक और धार्मिक बल भी दिया। तो शाही और आप कह रही हैं धार्मिक समर्थन ने पुर्तगाली नाविकों का हौसला बढ़ाया होगा फिर? निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। और इसी का नतीजा था कि 1487 में बार्थोलोम्यो डायस नाम का एक पुर्तगाली नाविक एक बड़ी कामयाबी हासिल करता है। बार्थोलोम्यो डायस। हाँ, वो जहाज लेकर अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक पहुंच गया। हालांकि तूफानों के कारण उसने उस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानी अंतरीप रखा था। हाँ। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने उम्मीद जगाने के लिए इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप कर दिया। केप ऑफ गुड होप। हाँ, ये नाम ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल। और डाइस की इस यात्रा ने ये साबित कर दिया कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर पूरब की ओर यानी भारत की ओर जाना संभव है। रास्ता खुल गया था। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। मतलब इसने तो भारत के समुद्री रास्ते का दरवाजा लगभग आधा खोल ही दिया। हाँ। लेकिन इन यूरोपियन खोजों के पीछे सिर्फ व्यापार और रास्ते खोजने की ही बात थी या कुछ और गहरी वजहें, प्रेरणाएं भी थीं? वो अक्सर गॉड, ग्लोरी, गोल्ड का जिक्र होता है। ये क्या है? हाँ, ये 3 Gs जो हैं वो इन यात्राओं के पीछे की मुख्य वजहों को समझने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। 3 Gs। पहला जी है गॉड यानी ईश्वर या धर्म। यूरोप के शासक और चर्च दोनों ये मानते थे कि दुनिया के जो अनजान हिस्से हैं वहाँ ईसाई धर्म का प्रसार करना उनका एक पवित्र कर्तव्य है। अच्छा, धर्म प्रचार। हाँ। दूसरा जी है ग्लोरी यानी शान, शोहरत, प्रतिष्ठा। उस दौर में यूरोपीय देशों में आपस में बड़ी होड़ रहती थी। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा इलाके खोजता है, कौन ज्यादा अमीर है, ये सब नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव की बातें थीं। तो नई खोजें करके अपने देश का नाम रोशन करना भी एक बड़ा मकसद था। ग्लोरी, शान। हाँ। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली जी था गोल्ड यानी सोना, या कह लीजिए धन दौलत, पैसा। हाँ। भारत और पूरब के देशों के मसाले, खासकर काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, फिर रेशम, जवाहरात, ये सब चीजें यूरोप में बहुत महंगी बिकती थीं। तो इनके व्यापार से बेहिसाब पैसा कमाने की जो उम्मीद थी वो शायद सबसे बड़ा आकर्षण थी। गॉड, ग्लोरी, गोल्ड, इन 3 शब्दों ने वाकई दुनिया को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब एक ही लक्ष्य के पीछे कई ताकतवर देश लगे हों तो टकराव होना तो लाजमी है ना? बिल्कुल। पुर्तगाल अकेला तो था नहीं इस रेस में, स्पेन भी तो पूरी ताकत लगा रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे जैसे पुर्तगाल और स्पेन की खोजें आगे बढ़ी वैसे वैसे उनके बीच टेंशन भी बढ़ने लगी। हाँ। कि भाई कौन से नए समुद्री रास्ते पर किसका हक होगा, कौन सी नई जमीन किसकी मानी जाएगी। अब दोनों ही देश कैथोलिक थे और दोनों ही पोप का समर्थन चाहते थे। तो इसी झगड़े को निपटाने के लिए 1494 में एक बहुत ही अहम समझौता हुआ। 1494 में? हाँ, जिसे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस कहते हैं। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, इसके बारे में मैंने सुना है कि इसने दुनिया को 2 हिस्सों में बांध दिया था, एक लाइन खींचकर। ये क्या मामला था पूरा? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हुआ यही था। पोप की निगरानी में स्पेन और पुर्तगाल के बीच ये संधि हुई। अच्छा। इसके तहत अटलांटिक महासागर में केप लोर्डे द्वीपों से करीब 370 लीग पश्चिम में, जो लगभग 1175 मील होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई। ओके। और तय ये हुआ कि इस रेखा के पूर्व में जितनी भी गैर ईसाई जमीनें और समुद्री रास्ते मिलेंगे वो पुर्तगाल के प्रभाव क्षेत्र में होंगे। इसमें अफ्रीका, भारत और बाकी एशिया आ गया। पूरब पुर्तगाल का? हाँ। और रेखा के पश्चिम की सारी जमीनें स्पेन के हिस्से में आईं, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका महाद्वीप शामिल था।
कमाल है। मतलब 2 देशों ने बैठकर पूरी दुनिया का बंटवारा कर लिया। कम से कम कागज पर तो कर ही लिया। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे कहा गया और ठीक है भाई, पूरब तुम्हारा पश्चिम हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संधि बहुत दूरगामी साबित हुई। इसी के आधार पर स्पेन ने बाद में अमेरिका में अपने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। क्रिस्टोफर कोलंबस इसी संधि से कुछ पहले पश्चिम की यात्रा पर निकला था और उसे लगा था वो भारत पहुंच गया है, पर असल में तो वो अमेरिका पहुंचा था। हाँ, वो कहानी भी है। और उधर पुर्तगाल को भारत और पूर्व के साथ व्यापार करने का एक तरह से ऑफिशियल राइट मिल गया। तो ये संधि सिर्फ एक समझौता नहीं थी, ये दुनिया पर यूरोपीय प्रभुत्व जमाने की जो होड़ थी और जो औपनिवेशिक खेल शुरू होना था, उसकी औपचारिक शुरुआत थी ये। और क्या इसी संधि ने फिर वास्को डी गामा के लिए भारत आने का रास्ता एकदम पक्का कर दिया? हाँ, कह सकते हैं। इस संधि से पुर्तगाल का दावा पूरब की ओर मजबूत हो गया। अब उनके पास पोप का दिया हुआ अधिकार भी था। तो इसी पृष्ठभूमि में 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को 4 जहाजों के साथ भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के उस बड़े मिशन पर रवाना किया। 1497 में? जी, लक्ष्य एकदम साफ था, मसालों के स्रोत तक सीधी पहुंच बनाना और जो अरब इतालवी बिचौलिए थे उन्हें रास्ते से हटाना। और वो निकल पड़ा अपनी उस ऐतिहासिक यात्रा पर। क्या ये सफर आसान था? हमने ये भी पढ़ा है कि उसे रास्ते में किसी भारतीय नाविक से मदद मिली थी। सफर तो बहुत लंबा, मुश्किल और खतरनाक था, इसमें कोई शक नहीं। वास्को डी गामा ने डायस के बताए रास्ते पर चलकर पहले केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया। फिर वो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ा। यहाँ मालिंदी नाम की जगह पर, जो आज के केन्या में है, उसकी मुलाकात एक बेहद अनुभवी गुजराती मुस्लिम नाविक और व्यापारी से हुई। अच्छा, गुजराती नाविक? हाँ, उनका नाम अहमद इब्न मजीद बताया जाता है। कुछ स्रोतों में अब्दुल मजीद भी लिखा मिलता है। ओके। इब्न मजीद को हिंद महासागर की हवाओं का, मौसम का और रास्तों का बहुत गहरा ज्ञान था और कहा जाता है कि उन्हीं की मदद और मार्गदर्शन से वास्को डी गामा का बेड़ा मॉनसून हवाओं का सही इस्तेमाल करके सीधे भारत की ओर बढ़ने में कामयाब हुआ। वाह, तो एक भारतीय ने ही रास्ता दिखाया आखिर में। और फिर आखिरकार वो दिन आया, मई 1498। हाँ, लगभग 10 महीने की कठिन समुद्री यात्रा के बाद 20 या 21 मई 1498 को वास्को डी गामा का जहाज केरला के मालाबार तट पर कालीकट, आज का कोझिकोड के पास कप्पड़ गांव में लंगर डालता है। कप्पड़ गांव, कालीकट। जी, ये यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार कोई यूरोपीय जहाज अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। कालीकट पहुंचना पर उसका स्वागत कैसे हुआ? वहां के स्थानीय शासक कौन थे उस समय? कालीकट के शासक को जमोरिन कहा जाता था। ये एक उपाधि थी। राजा का व्यक्तिगत नाम शायद मनविक्रमण रहा होगा। जमोरिन? हाँ, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, जैसा कि वो आम तौर पर दूसरे विदेशी व्यापारियों का करते आए थे, परंपरा के अनुसार। ठीक है। गामा ने खुद को पुर्तगाल के राजा मैनुअल का राजदूत बताया और कहा कि वो दोस्ती और व्यापार का पैगाम लेकर आए हैं। मकसद साफ था, व्यापारिक संबंध बनाना। सुनने में आता है कि गामा ने जमोरिन को कुछ तोहफे, कुछ गिफ्ट्स भी पेश किए थे। हाँ, उसने कुछ यूरोपीय चीजें तोहफे में दी, जैसे कुछ कपड़े, कुछ टोपियां, मूंगे के हार, चीनी, तेल और शहद। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि ये तोहफे जमोरिन और उसके दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्हें ये बहुत मामूली और घटिया लगे। सच में? हाँ। अब सोचिए, जिस दरबार में सोने, चांदी, रेशम और बेहतरीन मसालों का कारोबार रोज की बात हो, वहाँ इन चीजों की क्या बिसात। ये शायद पहली झलक थी कि यूरोप और भारत के बीच सिर्फ समुद्र का ही फासला नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समझ का भी एक बड़ा फासला था। ये बात तो है। तो क्या व्यापार की बात आगे बढ़ी? जमोरिन ने इजाजत दी या नहीं? शुरुआत में जमोरिन ने उन्हें व्यापार करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन वहाँ पहले से जो अरब व्यापारी जमे हुए थे, वो तो होंगे, वो पुर्तगालियों के आने से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें अपना व्यापार खतरे में नजर आ रहा था। तो उन्होंने जमोरिन पर दबाव डाला और पुर्तगालियों के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। गामा लगभग 3 महीने कैलीकट में रहा। उसे बहुत ज्यादा व्यापारिक सफलता तो नहीं मिली इस पहली बार में, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने जहाजों में मसाले, खासकर काली मिर्च और दालचीनी भरने में कामयाब हो गया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई होगी जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा होगा। कहते हैं कि मुनाफा तो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। हाँ, यही इस यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार नतीजा था। पहली यात्रा में भले ही व्यापार कम हुआ,
ज़ामोरिन ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन जब वास्को डी गामा 1499 में वापस लिस्बन पहुंचा तो उसके लाए मसालों की कीमत ने सबको चौंका दिया। कितना अंदाजन? अनुमान है कि यात्रा पर जितना भी खर्च हुआ था उससे 60 से 100 गुना ज्यादा कीमत का माल वो लेकर लौटा था। 60 से 100 गुना? बाप रे। हाँ, इस खबर ने तो पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। ये साबित हो गया कि भारत तक समुद्री रास्ता न सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये बेइंतहा मुनाफे का सौदा है। इसने यूरोप की आंखों में भारत की दौलत की चमक को और कई गुना बढ़ा दिया। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद तो पुर्तगाल ने इस रास्ते पर अपना दावा और मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी होगी। और शक्तिशाली बेड़ा भेजा। इसमें 13 जहाज और लगभग 1200 लोग थे। ओह, काफी बड़ा बेड़ा। हाँ, और इसकी कमान दी गई पेड्रो एल्वारेज कैब्राल को। कैब्राल का मिशन सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करके पुर्तगाली दबदबा कायम करना भी था। अच्छा, तो अब इरादे बदलने लगे थे। हाँ, कैब्राल की यात्रा में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था। शायद ब्राजील की खोज का कुछ किस्सा है। हाँ, ये एक और दिलचस्प मोड़ था कहानी में। भारत की ओर आते हुए कैब्राल का बेड़ा अटलांटिक महासागर में भयंकर तूफानों में फंस गया और पश्चिम की ओर बह गया। पश्चिम की ओर? हाँ, और बहते बहते वो दक्षिण अमेरिका के तट पर जा पहुंचा, उस जगह जिसे आज हम ब्राजील कहते हैं। ब्राजील? जी। अब चूंकि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस की वो जो विभाजन रेखा थी, उसके हिसाब से ये इलाका पुर्तगाल के हिस्से में आता था। हाँ, पूरब की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ नहीं, पूरब पुर्तगाल का था, पश्चिम स्पेन का। ये ब्राजील की तरफ पड़ा। माफ करना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, आप सही कह रहे हैं। रेखा के पूर्व में अफ्रीका और एशिया थे, पश्चिम में नई दुनिया यानी अमेरिका, लेकिन वो रेखा अटलांटिक के बीच में थी। ब्राजील का जो पूर्वी तट है वो उस रेखा के पूर्व में पड़ता था, इसलिए वो पुर्तगाल के हिस्से आया। अच्छा, ओके ओके, समझा। तो वो पुर्तगाल के हिस्से आया। हाँ, तो कैब्राल ने इस नई जमीन पर पुर्तगाल का झंडा गाड़ दिया। इस तरह अनजाने में ही सही, पुर्तगाल को एक विशाल उपनिवेश मिल गया। गजब। मतलब निकले थे भारत के लिए और रास्ते में ब्राजील हाथ लग गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। फिर कैब्राल भारत पहुंचा और वहां क्या हुआ? इस बार ज़ामोरिन से कैसे रिश्ते रहे? हाँ, ब्राजील पर दावा जताने के बाद कैब्राल वापस पूर्व की ओर मुड़ा और आखिरकार कालीकट पहुंचा, लेकिन इस बार हालात ज्यादा तनावपूर्ण थे। कैब्राल ने ज़ामोरिन से एक फैक्ट्री मतलब व्यापारिक कोठी बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन अरब व्यापारियों का विरोध और आपसी शक के चलते बात बिगड़ गई। हिंसा भड़क उठी, लड़ाई हो गई। हाँ, पुर्तगालियों और स्थानीय लोगों और अरबों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कई पुर्तगाली मारे गए। बदले की कार्रवाई में कैब्राल ने कालीकट बंदरगाह पर बमबारी की और कई अरब जहाजों को डुबो दिया। ओहो, तो मतलब खुला संघर्ष शुरू हो गया। बिल्कुल, ये दुश्मनी की स्पष्ट शुरुआत थी। इसके बाद कैब्राल कोचीन और कन्नानौर गया, जहाँ के शासक ज़ामोरिन के विरोधी थे। उसने वहाँ व्यापारिक समझौते किए और फिर मसालों से लदे जहाज लेकर वापस पुर्तगाल लौट गया। और वास्को डी गामा का क्या हुआ? क्या वो इस सब के बाद फिर कभी भारत आया? उसकी कहानी कहाँ खत्म हुई? हाँ, वास्को डी गामा 2 बार और भारत आया। 1502 में वो ज्यादा ताकत और सच कहे तो बदले की भावना के साथ लौटा। इस बार उसने कालीकट पर हमला किया और काफी क्रूरता भी दिखाई। फिर काफी सालों बाद 1524 में उसे पुर्तगाली भारत का वाइसराय बनाकर भेजा गया, लेकिन वाइसराय बनने के कुछ ही महीने बाद दिसंबर 1524 में कोचीन में ही मलेरिया से उसकी मौत हो गई। कोचीन में? भारत में ही? हाँ, भारत में ही। विडंबना देखिए, जिस आदमी ने यूरोप के लिए भारत का समुद्री रास्ता खोला, उसकी कब्र आखिर में भारत की ही जमीन पर बनी। तो ये थी कहानी यूरोपियों के भारत आने के शुरुआती दौर की। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था और हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये तो बस शुरुआत थी, एक इंट्रो मात्र। बिल्कुल। अगर हम पूरी तस्वीर को अब समेटें तो यूरोप में वो जो बदलती सोच थी, पुनर्जागरण, और जो नई तकनीक आ रही थी, उसने जमीन तैयार की। हाँ, व्यापारिक रास्तों पर जो रुकावटें आईं, ऑटोमन कब्जा वगैरह, उसने समुद्री खोजों को एकदम जरूरी बना दिया। राइट। और फिर वो गॉड ग्लोरी गोल्ड का जो नारा था, उसने ईंधन का काम किया, मोटिवेशन दिया। और पुर्तगाल ने प्रिंस हेनरी द नेविगेटर और पोप के समर्थन से इस रेस में बाजी मार ली। बार्थोलोम्यू डायस ने रास्ता दिखाया। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस ने पुर्तगाल को पूरब का अधिकार दे दिया एक तरह से। बिल्कुल। और फिर वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पहुंचकर इतिहास बना दिया। ज़ामोरिन के दरबार में उसके तोहफे भले ही फीके रहे हों, लेकिन वापसी पर जो भारी मुनाफा मिला, उसने पूरे यूरोप को भारत की ओर
खींच लिया। और कैब्राल की यात्रा और उसके संघर्षों ने यह भी साफ कर दिया कि रास्ता सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि टकराव और हिंसा का भी होने वाला है। सही, ये घटनाएं वाकई सिर्फ एक शुरुआत थी। यहीं से भारत में यूरोपीय दखलंदाजी, व्यापार, संघर्ष और आखिरकार गुलामी के एक लंबे, जटिल और दर्दनाक दौर का आगाज हुआ। सही कहा, कहानियां खत्म नहीं होती बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए। हाँ जरूर। ये सोचने वाली बात है कि जब जमोरिन के दरबार ने वास्को डी गामा के लाए तोहफों को इतना मामूली समझकर खारिज कर दिया था, तो क्या ये सिर्फ दो अलग संस्कृतियों का कल्चर का आमना सामना था, या इसमें आने वाले टकराव, गलतफहमियों और वो जो पावर इम्बैलेंस था, ताकत का भारी असंतुलन, उसके अनदेखे संकेत छिपे थे? या ये भी सोच सकते हैं कि शुरुआती इरादे भले ही व्यापार और गॉड ग्लोरी गोल्ड के थे, लेकिन इनमें भविष्य के उन विशाल साम्राज्यों और शोषण के बीज कहां और कैसे छिपे हुए थे। इतिहास की इन परतों को खोलना हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल, ये कहानी वाकई बहुत जटिल है और इसके कई ऐसे पहलू हैं जिन पर आगे और बात हो सकती है और हम करेंगे भी।